नमस्कार, स्वागत है आपका देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल जी बिजनेस पे। मैं हूं दीपक डोभाल। वक्त तो चला है बुलेटिन का। अगले आधे घंटे में 40 खबरें, कोरोना अपडेट्स, देश और दुनिया और मार्केट और कारोबार से जुड़ी हुई। सबसे पहले बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई है। सीएम केजरीवाल को कल से हल्का बुखार और गले में खराश की शिकायत है। अब उनका कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। कल दोपहर से सारी मीटिंग कैंसिल कर दी गई है। सीएम केजरीवाल ने किसी से मुलाकात नहीं की है। उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। दिल्ली में कुल मरीजों का आंकड़ा 27,654 है। पिछले 24 घंटे में 1,320 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज होगा। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने यह फैसला किया है। लेकिन इस फैसले से बसपा अध्यक्ष मायावती काफी नाराज हो गई हैं। मायावती ने केजरीवाल सरकार के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। मायावती ने कहा है कि अगर कोई दिल्ली किसी काम से आया और बीमार हो गया तो क्या दिल्ली में उसका इलाज नहीं होगा। मायावती ने इस मामले में केंद्र सरकार से दखल देने की मांग की है। कर्नाटक में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए 19 जून को चुनाव होंगे। जेडीएस की तरफ से एचडी देवगौड़ा कल नामांकन करेंगे। देवगौड़ा को चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी चाहती हैं कि देवगौड़ा राज्यसभा के लिए चुने जाएं। कुमारस्वामी ने कहा कि जेडीएस विधायकों के अनुरोध और सोनिया गांधी के कहने पर एचडी देवगौड़ा ने राज्यसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। कोरोना संकट के बीच बीजेपी ने वर्चुअल रैली का सिलसिला शुरू कर दिया है। कल बिहार की रैली के बाद आज गृहमंत्री अमित शाह ने ओडिशा के लोगों के लिए वर्चुअल रैली का आयोजन किया। बीजेपी ओडिशा में लगातार अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है और बीजेपी को विधानसभा चुनाव में पिछली बार खासी सफलता हाथ नहीं लगी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में कुछ रंग जरूर दिखा था। अमित शाह के अलावा राजनाथ सिंह ने भी वर्चुअल रैली के जरिए महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर तंज कसा है। दरअसल भारत चीन विवाद सहमति पर अमित शाह ने कहा कि भारत की रक्षा नीति की वैश्विक स्तर पर स्वीकार्यता बढ़ी है। पूरी दुनिया ये मानती है कि अमेरिका और इजराइल के बाद अगर कोई देश है जो अपनी सीमाओं की रक्षा करने में समर्थ है तो वो भारत है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि सबको मालूम है सीमा की हकीकत, लेकिन दिल को खुश करने को शायद ये ख्याल अच्छा है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2.5 लाख को पार कर गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल मरीजों का आंकड़ा 2,56,611 है, जिसमें 7,135 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,24,095 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में अभी 1,25,381 एक्टिव केसेस हैं। बीते 24 घंटे में करीब 10,000 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा महाराष्ट्र पीड़ित है। यहां मरीजों का आंकड़ा करीब 90,000 पहुंच गया है। आज से अनलॉक 1 के दूसरे चरण की देश में शुरुआत हुई। आज से देश भर में कड़ी हिदायतों के साथ धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट, मॉल खुले। इन सभी जगहों पर जाने के लिए मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा। मंदिरों में मूर्तियों को छूने की मनाही होगी। प्रसाद भी नहीं होगा। भजन, कीर्तन, सामूहिक कार्यक्रम भी नहीं होंगे। रेस्टोरेंट को सिर्फ आधी बैठने की क्षमता के साथ काम करना होगा। कोरोना संक्रमण ने श्रम मंत्रालय में भी एंट्री ले ली है। श्रम शक्ति भवन में मौजूद मंत्रालय में 11 अधिकारी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। श्रम मंत्रालय के अलावा चुनाव आयोग में भी कोरोना वायरस का एक मामला सामने आया है। यहां ईवीएम डिवीजन में काम करने वाला एक अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके पहले स्वास्थ्य मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय में कोरोना के संक्रमित मरीज मिले थे। दिल्ली मेट्रो, दिल्ली के उपराज्यपाल के दफ्तर में कुछ अफसर भी वायरस की चपेट में आए थे।
और आइए अब बात कर लेते हैं बाजार और कारोबार की। उतार चढ़ाव के बीच बाजार आज बढ़त पर बंद होने में कामयाब रहे। बाजार की शुरुआत बेहद धमाकेदार थी, फिर भी सेंसेक्स अपने ऊपरी स्तरों से 557 अंक नीचे बंद हुआ है। तब भी आज बाजार 3 महीने के ऊपरी स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स ने आज 34,927 का ऊपरी स्तर छुआ। अंत में सेंसेक्स 83 अंक चढ़कर 34,371 पर बंद हुआ। निफ्टी की शुरुआत भी 10,300 पर हुई थी, लेकिन यह बहुत लंबे समय तक टिकी नहीं। अंत में निफ्टी 25 पॉइंट चढ़कर 10,167 पर बंद हुआ। आज के कारोबार में तेल, गैस, आईटी शेयरों में खरीदारी रही। फार्मा, मेटल, ऑटो शेयरों पर दबाव रहा। बैंक शेयरों में भी आज तेजी दिखी। आज के कारोबार में बढ़ने वाले शेयर रहे गेल, इंडसइंड बैंक, बीपीसीएल, एक्सिस बैंक। गिरने वालों में जी एंटरटेनमेंट, श्री सीमेंट, आयशर मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा शामिल रहे। ऑयल एंड गैस शेयरों में ऑल इंडिया और ओएनजीसी भी खूब चढ़े। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी में खरीदारी रही। सोने में शुक्रवार को तेज गिरावट के बाद आज रिकवरी देखने को मिली है। एमसीएक्स पर सोना करीब 1% की तेजी के साथ कारोबार हुआ। चांदी में सोने के मुकाबले ज्यादा तेजी दिखी है। एमसीएक्स पर चांदी के दाम 2.25% ऊपर हैं। अमेरिका के अच्छे रोजगार आंकड़ों के चलते शुक्रवार को सोना करीब 1.5% गिरा था। निचले स्तर पर खरीदारी और चीन के कमजोर एक्सपोर्ट डेटा की कीमतों को सपोर्ट मिला है। मुंबई, दिल्ली के ज्वेलरी बाजार भी आज से खुल गए हैं। रुपए में आज पूरे दिन उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हुआ। अंत में डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे मजबूत होकर 75.54 के स्तर पर बंद हुआ। शुक्रवार को रुपया 75.58 पर बंद हुआ था। रुपया आज 75.59 पर खुला। आज रुपए ने इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान 75.50 की ऊंचाई को छुआ था और 75.64 तक गोता भी लगाया। इक्विटी बाजारों में तेजी से भी रुपए को थोड़ा सपोर्ट मिला है। जियो प्लेटफॉर्म्स को एक और विदेशी निवेशक मिल गया है। अबू धाबी का सरकारी वेल्थ फंड अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म में 5,683 करोड़ रुपए निवेश करेगा। इसके बदले जियो प्लेटफॉर्म्स में वेल्थ फंड को 1.16% की हिस्सेदारी मिलेगी। इस डील के साथ ही जियो का इक्विटी वैल्यूएशन 4.91 लाख करोड़ रुपए और एंटरप्राइज वैल्यू 5.16 लाख करोड़ रुपए हो गया है। जियो पिछले 7 हफ्तों में 8 निवेशकों से कुल 97,885 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटा चुकी है। भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का दूसरा भाग जुलाई में आएगा। पहला भाग पिछले साल दिसंबर में आया था, जिससे सरकार को 12,400 करोड़ रुपए मिले थे। सरकार का विनिवेश प्रोग्राम देखने वाली DIPAM ने बॉन्ड ETF को लेकर व्हाइट पेपर जारी किया है। जुलाई में इसके लिए न्यू फंड ऑफर लॉन्च किया जाएगा, यानी निवेशकों के पास सरकारी कंपनियों के डेट पेपर्स में निवेश करने का मौका मिलेगा, जिसमें ज्यादातर बॉन्ड्स AAA रेटिंग के होते हैं। यस बैंक मामले में ईडी ने मुंबई में कॉक्स एंड किंग्स के 5 परिसरों में छापे मारे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने आज यस बैंक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुंबई की इस ट्रैवल कंपनी यानी कि कॉक्स एंड किंग्स के कम से कम 5 ठिकानों पर छापे मारे। कॉक्स एंड किंग्स यस बैंक के बड़े कर्जदारों में से एक था। कंपनी ने बैंक से 2,260 करोड़ रुपए का कर्ज ले रखा था। यस बैंक के को फाउंडर राणा कपूर को मार्च में गिरफ्तार किया गया था और हाल ही में मुंबई की एक विशेष PMLA कोर्ट के समक्ष उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। कोरोना वायरस के लिए रेमडेसिविर दवाई के इस्तेमाल में मंजूरी मिलने के बाद घरेलू दवा कंपनियों को ड्रग कंट्रोलर जनरल से मार्केटिंग की मंजूरी मिलने का इंतजार है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास 5 भारतीय कंपनियों ने मंजूरी के लिए आवेदन किया था। 127 देशों में रेमडेसिविर दवा बनाने और उसे बांटने के लिए इन 5 भारतीय कंपनियों ने गिलीड साइंस के साथ लाइसेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि ड्रग रेगुलेटर ने गिलीड साइंस को भारत में दवा निर्यात करने और बेचने की मंजूरी दी है।
ब्रिटेन की दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका का अमेरिका के गिलीड के साथ मर्जर हो सकता है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक एस्ट्राजेनेका ने अपनी अमेरिकी प्रतिद्वंदी गिलीड के साथ मर्जर के लिए संपर्क किया है। इस तरह के करार से दो बड़ी दवा कंपनियां कोरोना के खिलाफ एक साथ मिलकर भागीदारी कर सकेंगी। मर्जर के बाद बनी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर कंपनी होगी। हालांकि दोनों ने इस खबर पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। इंडसइंड बैंक के प्रमोटर्स बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। इसके लिए बैंक के प्रमोटर्स ओपन मार्केट से अतिरिक्त शेयर्स खरीद सकते हैं। ये जानकारी बैंक के प्रमोटर्स ने दी है। अभी बैंक में प्रमोटर्स हिस्सेदारी 14.68% है। नियमों के मुताबिक प्रमोटर्स 15% तक अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा सकते हैं। यानी प्रमोटर्स ज्यादा से ज्यादा 0.32% हिस्सेदारी ही ओपन मार्केट में खरीद पाएंगे। वंदे भारत मिशन का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीयों और ओआईसी कार्ड धारकों को भारत लाने का अभियान शुरू किया जा रहा है। एयर इंडिया ने आज से टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी है। एयर इंडिया ने इससे जुड़ी जानकारी भी अपने ट्विटर हैंडल पर दी है। इस मिशन के पहले 2 चरणों के तहत अब तक 65,000 भारतीयों को वतन वापस लाया जा चुका है। सेंट्रल रेलवे ने कैंसिल टिकट के रिफंड को लेकर यात्रियों को बड़ी राहत दी है। कैंसिल टिकट का रिफंड 30 जून तक नहीं बल्कि यात्रा की तारीख से अगले 6 महीने तक काउंटर से लिया जा सकता है। रेलवे की तरफ से ये राहत काउंटर्स पर रिफंड को लेकर बढ़ी भीड़ को देखते हुए दी गई है। इससे पहले सेंट्रल रेलवे ने रद्द ट्रेनों का रिफंड 30 जून तक लेने का ऐलान किया था। रेलवे ने ऑनलाइन और रेलवे काउंटर से रिफंड की सुविधा दी थी। गुजरात में कोरोना वॉरियर्स को झटका लगा है। अहमदाबाद के एसवीपी हॉस्पिटल में कोरोना से जुड़े मामलों के इलाज के लिए काम करने वाले पैरामेडिकल स्टाफ की सैलरी कट कर दी गई। पीपीपी के आधार पर अस्पताल में इन स्टाफ को रखा गया था। सैलरी कट किए जाने से नाराज राज्य के सभी 2,500 पैरामेडिकल स्टाफ हड़ताल पर चले गए हैं। पैरामेडिकल स्टाफ का कहना है कि यूडीएस कंपनी ने 20 से 30% सैलरी कट करने का लेटर थमा दिया है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य भी बुधवार से शुरू हो जाएगा। बुधवार से रुद्र अभिषेक समारोह के बाद निर्माण शुरू हो जाएगा। इस समारोह में सीमित संख्या में लोग शामिल होंगे, जिसे कुबेर टीला मंदिर में आयोजित किया जाएगा। एक भव्य भूमि पूजन समारोह को आयोजित करने की भी योजना बनाई गई थी, जिसे कोरोना संकट के मद्देनजर फिलहाल के लिए टाल दिया गया। राम जन्मभूमि पर अस्थायी मंदिर 77 दिनों के बाद आज खोला गया है। और आज पूरे देश में धार्मिक स्थल खुल गए हैं। पहले दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यहां गोरखनाथ मठ के अलग अलग मंदिरों में पूजा की है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक किसी भी धार्मिक स्थल में एक बार में 5 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें कोरोना का कोई लक्षण नहीं होगा। सिर्फ उनको ही मंदिर में जाने की इजाजत होगी। कंगना रनौत अब पूरी तरह से डायरेक्शन में उतरने वाली हैं। फिल्म अपराजित अयोध्या को कंगना ने निर्देशित करने का फैसला किया है। इससे पहले बतौर को डायरेक्टर कंगना के नाम मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी फिल्म भी है। कंगना के प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनने वाली इस महत्वाकांक्षी फिल्म को बाहुबली और बजरंगी भाईजान के राइटर के विजयेंद्र प्रसाद लिख रहे हैं। फिल्म की कहानी राम मंदिर के मामले के इर्द गिर्द घूमेगी।
जाने माने लेखक और गीतकार जावेद अख्तर को साल 2020 का प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड दिया गया है। वो इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय हैं। ये अवार्ड उन्हें क्रिटिकल थिंकिंग के लिए मिला है। आपको बता दें कि ये अवार्ड साल 2003 से अस्तित्व में आया। इसका नाम ब्रिटिश विकासवादी जीव विज्ञानी रिचर्ड डॉकिंस के नाम पर है। जावेद अख्तर को फिल्म इंडस्ट्री से लगातार बधाइयां मिल रही हैं। विकी कौशल की फिल्म सरदार उधम सिंह के पोस्ट प्रोडक्शन का काम शुरू हो गया है। इस खबर को खुद विकी कौशल ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दी है। महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक ही फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन होगा। फिल्म की एडिटिंग में लगभग 2-3 महीने लगेंगे। पहले ये फिल्म अक्टूबर में रिलीज होने वाली थी, लेकिन मेकर्स रिलीज को आगे बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। सैफ और करीना कपूर खान के साथ उनके बेटे तैमूर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद ये कलाकार ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं। मुंबई के मरीन ड्राइव पर क्वालिटी टाइम बिताते सैफ और उनके परिवार को लोग लगातार नसीहतें दे रहे हैं। वीडियो में भी एक शख्स ने कहा कि बच्चे को लेकर इस तरह बाहर आना इस वक्त सही नहीं है। वेस्टइंडीज के पूर्व तेज गेंदबाज माइकल होल्डिंग का मानना है कि अगर ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप रद्द हो जाता है तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड को इस साल के अंत में इंडियन प्रीमियर लीग को आयोजित करने का पूरा अधिकार है। होल्डिंग ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ICC इस मकसद से T20 विश्व कप में देरी करेगा कि IPL के लिए जगह बना सके। ये ऑस्ट्रेलियाई सरकार का कानून है, जहां वे किसी तय तारीख से पहले किसी को भी देश में आने की अनुमति नहीं देंगे। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि देश को कुछ महीनों में खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी के लिए तैयार हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि सिर्फ टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना में शामिल खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि सभी खिलाड़ी जल्द से जल्द दोबारा ट्रेनिंग शुरू करें। खेल गतिविधियों को दोबारा शुरू करने को लेकर भारतीय खेल प्राधिकरण ने SOP तैयार की है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की सेहत और सुरक्षा उनकी शीर्ष प्राथमिकता रहेगी। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने लॉकडाउन के कारण घर के बाहर प्रैक्टिस नहीं की है और उन्होंने अपने फैंस के लिए रस्सी कूदने का वीडियो शेयर कर फिट रहने का मंत्र दिया। सचिन ने कहा कि लॉकडाउन को 2 महीने हो गए हैं, लेकिन लोगों को हार नहीं माननी चाहिए और कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये लॉकडाउन हर किसी के लिए काफ़ी मुश्किल रहा है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए और अपने आप को फिट रखना चाहिए। रूस में कल आसमान और धरती के बीच शतरंज का एक महामुकाबला खेला जाएगा। इस खेल में अंतरिक्ष की एक टीम भी हिस्सा लेगी। इसमें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अंतरिक्ष यात्री अनातोली इविनेशिन और इवान वैगनर होंगे, जो धरती की ओर से खेलने वाले ग्रैंड मास्टर सर्गेई कर्जाकिन से मुकाबला करेंगे। ये मैच 9 जून 1970 को पहली बार पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच खेले गए शतरंज के मुकाबले की 50वीं वर्षगांठ पर खेला जाएगा। कर्जाकिन रैपिड और ब्लिट्ज चैंपियन रह चुके हैं। एथलीट एम गोमती पर 4 साल का बैन लगाया गया है। ये बैन वर्ल्ड एथलेटिक्स की एथलीट इंटीग्रिटी यूनिट ने लगाया है। गोमती दोहा एशियाई चैंपियनशिप में निजी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ 800 मीटर की गोल्ड मेडल विजेता हैं। गोमती अपने बचाव में सैंपलों के साथ की गई छेड़छाड़ की बात को साबित नहीं कर पाई। उन पर यह प्रतिबंध 16 मई 2023 को खत्म होगा। गोमती से बीते साल एशियाई चैंपियनशिप में जीता गया गोल्ड मेडल छीनना तय हो गया है। तो ये था आज का बुलेटिन। इजाजत दें, नमस्कार।